Hello students, welcome to our lecture number 3 on electrostatics। और आज से हम सॉल्व करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट सम, क्योंकि अभी हमने चैप्टर में हाथ डाल दिया। पहले दो जो लेक्चर थे वो काफी बेसिक लेवल पे थे। अभी हम जो लेक्चर लेंगे वो थोड़ा अभी से हम कंटेंट डिलीवर करना स्टार्ट कर देंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में। तो सबसे बेसिक है कूलम्स लॉ। देखो, पहला चीज तो आपको ये समझना है कि इस चैप्टर में हम फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं। तो पूरा चैप्टर आप देखोगे ना तो इसके अराउंड ही घूमते रहता है। ओके, तो बेसिकली कूलम्स लॉ जो है, ओके, ज्यादा टाइम हम नहीं बिताएंगे थ्योरी पे, तो बेसिक में आपको बता देता हूं कूलम्स लॉ का कि कूलम्स लॉ गिव्स मी फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज, है ना, 2 पॉइंट चार्ज के बीच का फोर्स बताता है। ओके, तो सोचो ये एक पॉइंट चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड Q1 है, ये एक पॉइंट चार्ज है, इसका मैग्नीट्यूड Q2 है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, R। ओके, तो दो चार्जेस है Q1 Q2 और दोनों के बीच में डिस्टेंस R है। बच्चों, Q1 Q2 को रिपेल करेगा क्योंकि लाइक चार्जेस है, Q2 Q1 को रिपेल करेगा, दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू magnitude of charges and inversely proportional to the square of distance between them. The force between two charges is directly proportional to their magnitude. It is directly proportional to product of their values. इसका मतलब कि ये something similar to gravitational force है जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। मैं आपको थोड़ा इसको डिटेल में बताता हूं कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, ओके, इसका मतलब ये दोनों के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, ना कि किसी एक पे। यहां पे बच्चे गड़बड़ करते तो मैं बता दूं, अगर ये 10 कूलम है और ये 4 कूलम है, इसकी वैल्यू 10 कूलम है, इसकी वैल्यू 4 कूलम है, और मैं बच्चों को पूछता हूं कौन ज्यादा फोर्स लगा रहा है, तो बच्चा बोलते सर 10 कूलम वाला ज्यादा फोर्स लगाता है। ऐसे नहीं है, दोनों एक दूसरे पे हमेशा सेम फोर्स लगाते हैं, क्योंकि फोर्स दोनों के वैल्यू पे, दोनों के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करते हैं। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि फोर्स दोनों के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, ना कि किसी एक के। ओके, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। मतलब डिस्टेंस जब बढ़ेगा तो फोर्स क्या होने वाला है, कम होने वाला है। तो इसको मैं जनरल लिखता हूं F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, ये जो K है इट इज कांस्टेंट ऑफ मीडियम। इसका मतलब ये है कि दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, पॉइंट चार्जेस, it depends upon their values, no doubt it depends upon their values. It also depend कि दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है। इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं बच्चों। ये जो F is inversely proportional to R स्क्वायर है, इसको सेपरेटली इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं। ठीक है, तो दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स है, इट डिपेंड्स अपॉन देयर वैल्यूज, इट डिपेंड्स अपॉन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, and it also depends upon the medium. It also depends upon the medium. तो ये जो है ना वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, और ये एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है। ठीक है, कि वैक्यूम में कितना लाइंस ऑफ फोर्स, मतलब एक चार्जेस में जो लाइंस ऑफ फोर्स बनते हैं
वो वैक्यूम में कितना रिजेक्ट होते हैं, ओके, उसको परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम बोलते हैं। ठीक है, तो ये K की वैल्यू है, ये यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अभी इस फॉर्मूला को आप क्लियरली देखो, इस फॉर्मूला से क्लियर पता चल रहा है कि दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स है। इट डिपेंड्स अपॉन दी वैल्यूज, दोनों की वैल्यू पे डिपेंड करता है, दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करता है, और मीडियम पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? मीडियम पे। ठीक है, ये एप्सिलॉन नॉट जो है वो वैक्यूम का परमिटिविटी, मैं जीरो, ये नॉट जीरो जो वर्ड यूज कर रहा हूं मतलब मैं वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस की बात कर रहा हूं। बेसिकली लाइंस ऑफ फोर्स, जब एक चार्ज है तो ये चार्ज क्या करता है, अपने आजू बाजू में फील्ड बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में लाइंस ऑफ फोर्स होते हैं। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम स्टडी करने के लिए वी यूज लाइंस ऑफ फोर्स। तो लाइंस ऑफ फोर्स का ऊपर डिपेंड करता है, मोर द लाइंस ऑफ फोर्स स्ट्रॉन्गर विल बी द फील्ड, वीक मतलब कम लाइंस ऑफ फोर्स रहेंगे फील्ड वीक रहेगी। तो लाइंस ऑफ फोर्स पे डिपेंड करता है फील्ड। तो एप्सिलॉन नॉट क्या बताता है कि भाई कितने लाइंस ऑफ फोर्स वो मीडियम रिजेक्ट कर रहा है। ओके, तो ये परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है। इसकी वैल्यू याद रखो 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ओके, यूनिट बनाना है तो एप्सिलॉन नॉट को इधर लेके आओ, फोर्स को इधर लेके आओ, तो चार्ज इंटू चार्ज मतलब कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। बच्चों 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी याद रखो, 9 इंटू 10⁻⁹ है, इट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज आप अच्छे से याद रखो, सम सॉल्व करते वक्त हमें लगेंगी। फोर्स याद रखो, बहुत सिंपल, इतना ही याद रखना है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं बनाना इस चीज को कि भाई दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स है, दो पॉइंट चार्ज के बीच में कितना फोर्स है। तो याद रखो इट इज गिवन बाय कूलम्स लॉ। 2 पॉइंट चार्ज के बीच में कितना फोर्स है, इट इज गिवन बाय कूलम्स लॉ। फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अभी दूसरा चीज हम इसमें थोड़ा अच्छे से एक चीज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, देखो आपको समझ में आ रहा है क्या, कि अगर इफ आई एम कीपिंग इन एनी अदर मीडियम, इन एनी अदर मीडियम, है ना, तो चलो सर आपने वैक्यूम में तो रख दिया, तो वैक्यूम में रखा तो वैक्यूम की परमिटिविटी आई। आप अगर किसी और मीडियम में रखोगे तो किसी और मीडियम की परमिटिविटी आएगी। बात समझ में आ रहा है? तो मैंने यहां पे क्या लिखा, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, ये चीज आप अच्छे से याद रखो, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ओके, तो नॉट जो है वो स्ट्रिक्टली हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, वैक्यूम के लिए यूज कर रहे हैं, बाकी सबके मीडियम के लिए एप्सिलॉन लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस चार्जेस को पानी में डाल दिया तो एप्सिलॉन क्या आएगा, परमिटिविटी ऑफ वाटर आएगा। ठीक है, तो वो आ जाएगा। अगर हम दोनों को डिवाइड करते बच्चों, इफ आई डिवाइड एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, तो एक कांस्टेंट मिलेगा, इसको डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ। ये वाला जो k है किधर गया, ये वाला, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। कौन सा है ये? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और ये वाला जो k है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो ये बचपन से देख रहे हो, ये मैंने ऐसे ही दोनों को लिखा है। इसको आप एप्सिलॉन r भी लिख सकते हो। ओके, जिसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोलते हैं इसको? रिलेटिव परमिटिविटी, बिकॉज यू आर कंपेयरिंग मीडियम की परमिटिविटी वैक्यूम के साथ। तो एज यू आर कंपेयरिंग मीडियम की परमिटिविटी वैक्यूम के साथ, तो उसको रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। कि जैसे भी हो, तो ये यूज करना, ये यूज करो, मैं तो के यूज करने वाला हूं। देयरफॉर एप्सिलॉन के बदले में क्या लिख सकता हूं, एप्सिलॉन नॉट के, है ना। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/4π एप्सिलॉन के बदले में क्या डालूंगा, एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, टेंशन नहीं चाहिए। ठीक है, तो मुझे बताओ
के क्या बताता है कि वैक्यूम में कितने लाइंस ऑफ फोर्स रिजेक्ट हुए। ओके, वैक्यूम की परमिटिविटी से मीडियम की परमिटिविटी कितनी ज्यादा है। ओके, सपोज ऐसे एग्जांपल लेते बच्चों कि मैंने एक चार्ज को पानी में डाल दिया और पानी में डालने से 100 लाइंस रिजेक्ट हो गए। कितने लाइंस रिजेक्ट हो गए? 100। तो ऐसे बोल सकते कि सॉरी, वैक्यूम में रखा, पहले मैंने वैक्यूम में रखा, वैक्यूम में 100 लाइंस रिजेक्ट हो गए। सोचो, ऐसे इमेजिन करो। और फिर मैंने उसको पानी में डाला जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है, मतलब के की वैल्यू कितनी है? 5 है। तो पानी में 5 गुना ज्यादा रिजेक्शन होगा लाइंस ऑफ फोर्स का, मतलब 5 गुना वीक फोर्स लगने वाला है। ये के वो बताता है कि वैक्यूम से कितना कम फोर्स लगने वाला है। तो सबसे ज्यादा फोर्स नो डाउट वैक्यूम में लगने वाला है। तो जैसे मीडियम चेंज होगी, के की वैल्यू चेंज होगी, क्योंकि ये मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगा, बराबर कि नहीं? रिलेटिव परमिटिविटी हो, मीडियम टू मीडियम चेंज रहेगा। तो के की वैल्यू में देख के, द मोमेंट आई से के का वैल्यू, मैं बोलूंगा कि ये कितना गुना कम फोर्स लगाएगा वैक्यूम से। ओके, अगर के की वैल्यू 5 है, ओके सोचो ना, के की वैल्यू अगर 5 है तो फोर्स क्या हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा वैक्यूम से, जितना वैक्यूम है उसका 1/5 हो जाएगा, प्रोवाइडेड डिस्टेंस सेम है, चार्जेस वही रखे हुए। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये के की वैल्यू है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला आप याद रखो, ये कूलम्स लॉ का फॉर्मूला हम यूज करने वाले थ्रू आउट जहां जहां पे लगेगा। ओके, तो वैक्यूम के लिए के का वैल्यू क्या बनेगा बच्चा? 1 है ना। वैक्यूम के लिए के का वैल्यू क्या बनेगा? 1। और मेटल्स के लिए, मेटल्स में तो फ्री स्पेस है ही नहीं, सब मॉलिक्यूल चिपके हुए, तो सबसे ज्यादा रिजेक्शन होगा। तो के का वैल्यू कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी। ये 2 पॉइंट्स भी आप अच्छे से याद रखो। तो वैक्यूम में के का वैल्यू क्या आता है? 1, और मेटल्स में के का वैल्यू कितना आता है? इन्फिनिटी। इसमें कोई डाउट? सिंपल है, ठीक है। फॉर्मूला लर्न कर दो, है ना। और एक वेक्टर फॉर्म याद रखो यार इसका। अगर ये 2 चार्जेस है, ओके, दोनों के बीच में का डिस्टेंस r है, ये वाला चार्ज इस पे जो फोर्स लगाता है इसको मैं बोलता हूं F21 वेक्टर, और ये वाला चार्ज जो इस पे फोर्स लगाता है इसको मैं बोलता हूं F12 वेक्टर। बात समझ में आ रहा है? इसने इस पे जो फोर्स लगाया F21 वेक्टर, फोर्स एक्टिंग ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1, इसने इस पे जो लगाया फोर्स एक्टिंग ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2। इनका मैग्नीट्यूड वही है बच्चों, मतलब F12 वेक्टर की वैल्यू और F21 वेक्टर की वैल्यू क्या है? सेम है, वो तो सेम ही रहे, दोनों एक दूसरे पे सेम ही फोर्स लगाएंगे। पर डायरेक्शन वाइज आपको देख के क्लियरली बता रहा है कि दोनों कैसे बने हैं? अपोजिट बने, बराबर कि नहीं? दोनों कैसे बने हैं? अपोजिट। तो वेक्टर के फॉर्म में जब आपको लिखना है तो कैसे लिखोगे? किसी भी वेक्टर को लिखना है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? इट्स का मैग्नीट्यूड। एनी वेक्टर वी राइट फर्स्ट मैग्नीट्यूड एंड देन यू मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर। तो ये फोर्स है, ये उसकी मैग्नीट्यूड हो गई, वैल्यू हो गई, चाहे तो मैं के डाल देता हूँ, ये फॉर्मूला यूज करता हूँ, ये मैग्नीट्यूड है। और फिर यूनिट वेक्टर लिखूंगा। यूनिट वेक्टर मुझे क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है। क्या बताता है? डायरेक्शन। तो इस पे जो फोर्स लग रहा है 1 पे, F12 वेक्टर मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन 1, इस पे जो फोर्स लग रहा है उसका ओरिजिन कहां पे? इसके पास है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखो, फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अलोंग लाइन जॉइनिंग बोथ चार्जेस। दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उस लाइन पे फोर्स लगता है। बात समझ में आ रहा है? दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाले मतलब आर के अलोंग फोर्स लगेगा। तो फोर्स आर पे लग रहा है इसलिए मैंने आर लिख दिया, ऊपर कैप की साइन डालूंगा तो ये यूनिट वेक्टर है। तो इस पे जो फोर्स लग रहा है उसका ओरिजिन किधर है? 2 के पास है। तो फोर्स यहां से लग रहा है इसके ऊपर, तो फोर्स इज एक्टिंग अलोंग आर, फोर्स इज एक्टिंग अलोंग आर फ्रॉम 2 to 1, फ्रॉम 2 to 1। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। नेक्स्ट, अगर F21 वेक्टर लिखना है, ठीक है, इसको लिखना है तो क्या लिखोगे? पहले
1/4πε0k। पहले तो मैग्नीट्यूड लिखोगे Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर। तो इसने इस पे जो फोर्स लगाया, इट इज अलोंग आर, इट इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस। आर पे लग रहा है, कैप का साइन डालोगे तो यूनिट वेक्टर बन जाएगा। और बताओ 2 पे जो फोर्स लग रहा है वो लगा कौन रहा है, 1 लगा रहा है ना, 1 2 पे फोर्स लगा रहा है, तो ये क्या होएगा, एक्टिंग फ्रॉम 1 to 2। तो फ्रॉम दिस इट इज वेरी क्लियर कि फोर्स एक्टिंग ऑन 2 इज अपोजिट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन 1। यस और नो? तो ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है कि दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। समझा? सो टू चार्जेस दे एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन ईच अदर। इसको देख के क्या बोलोगे, दोनों चार्जेस इक्वल फोर्स लगाते हैं और अपोजिट फोर्स लगाते हैं। ठीक है? सो आई कैन से ये जो लॉ है वो न्यूटन का थर्ड लॉ ओबे करता है। टू एवरी एक्शन देयर इज अपोजिट रिएक्शन। इज इट क्लियर? समझा? बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने इसमें एक्सप्लेन की। मेन पॉइंट यहां पे कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे जो कि फैक्ट से आप याद रखो कि चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम है। फिर सीजीएस यूनिट का कभी सुना नहीं रहता बच्चों ने, तो 2 टाइप के सीजीएस यूनिट आते हैं। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट जिसको ईएसयू ऑफ चार्ज बोलते हैं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट जिसको ईएमयू ऑफ चार्ज बोलते हैं। 2 टाइप के सीजीएस यूनिट आते हैं। ओके, एक ईएसयू मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज और एक ईएमयू दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ईएसयू ऑफ चार्ज को स्टैट कूलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? स्टैट कूलम। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज को एप कूलम बोलते हैं। कहां पे गया? एप कूलम। ये देखो, है ना? और वो रिलेशन लर्न करो कि भाई 1 कूलम इज 1/10 EMU ऑफ चार्ज और 1 कूलम इज 3×9 ESU ऑफ चार्ज। सम्स में कन्वर्जन के लिए यूज होगा। ओके, तो ये याद रखो, ऐसा यूनिट और सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज है ये चार्ज के बारे में। ठीक है बच्चों? सो मुझे लग रहा है मैंने सारे मेन पॉइंट्स कवर कर लिए इसमें, जो सम सॉल्व करने के लिए यूजफुल है। लेक्चर नंबर 4 जो कि नेक्स्ट लेक्चर है, हम इसके न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।